आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिख चुका हूं यहां पे ऑलरेडी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये जो हमने अभी पढ़ा था इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल, उसके हमने क्या क्या सीख लिया था। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, याद है। टर्मिनल वोल्टेज होता है वी, और इंटरनल रेसिस्टेंस होता है आर, स्मॉल आर। ठीक है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये भी पढ़ चुके हैं हम। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्योंकि आपके सिलेबस में वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस तो है नहीं, नहीं तो रेसिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन हुआ करता था। आपके जो सिलेबस में है वो अब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये मैं देखो लिख रहा है, किसमें हम कितने टाइप से जोड़ सकते हैं सभी। जैसे रेसिस्टेंस को 2 टाइप से जोड़ सकते हैं, ऐसे ही इसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक आएगा नेक्स्ट पैरेलल। क्या है देखो समझो, इन दिस कॉम्बिनेशन द नेगेटिव पोल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर सेल। क्लियर। इन दिस सीक्वेंस बाय कनेक्टिंग मैनी सेल इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर होगी बात कि एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और इसी टाइप से हम जितने भी सेल दिए होंगे हम उन्हें जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, देखो भी सुनो। एक ये हो गया, एक सेल हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसे बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये नेगेटिव की ओर ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आया, दूसरा आ गया। इसके बाद क्या आया, तीसरा आ गया। कम से कम हमने कितने सेल लेके दिखा दिए आपको, 3। देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर है। ये जो है रेसिस्टेंस, इसे कह दो R1, इसके सेल का रेसिस्टेंस R2 और इसका R3। इसकी ईएमएफ को कह दो E1, इसके E2 और इसका E3। बताओ यहां तक सही है। 1 2 3 किस में है, ये सीरीज में। क्लियर है बात ये। अगर हम इन्हें कंबाइंड कर दें, मान लें अगर हम एक है तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई इसे, अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकालें तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ। अब आप कहोगे ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये ई इक्विवेलेंट है। ये क्या है, तो मैं कहूंगा आर का इक्विवेलेंट है। और कैसे जोड़े गए हैं, सीरीज में जोड़े गए हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। सिमिलरली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज। ओके, आप ये याद रखना, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। अब बात आती है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। अब बात आती है कि ये जो पोलैरिटी अगर हम चेंज कर दें किसी भी सेल की, ये पोलैरिटी क्या है भाई, किसके लिए आया है, ये सेम पोलैरिटी किसके लिए आया है, ये फॉर्मूला सेम पोलैरिटी। ठीक है, तब लगाओगे आप ये। मान लीजिए हमने इसे चेंज कर दे, मतलब पोलैरिटी समझ तो रहे हो ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इसका तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ऐसे ही नेगेटिव आएगा, राइट। अगर हम इसका नेगेटिव है और इस वाले सेल का जो दूसरा है उसका भी नेगेटिव ले लें, इस वाले सेल का भी नेगेटिव ले लें, देखो अभी बना रहा हूं, तब क्या होगा। तो यहां तक तो आपने नोट कर लिया था, ये कब का फॉर्मूला है, जब सेम पोलैरिटी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के नीचे लिखते हैं हम टॉपिक, क्या कह रहे हैं हम, if polarity any cell is reversed, किसी भी सेल की पोलैरिटी को क्या करते हैं हम, रिवर्स्ड कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें, तब क्या होगा। देखो ध्यान से समझना इस बात को। मान लीजिए इस सेल को हटाया हमने, E3 को मान लिया अपने पास से, है ना। अब हमारे पास 2 सेल हैं, देखो R1 है, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस E1 है, R2 है और इसका क्या है, EMF E2 है। क्लियर है। अब हम दूसरा सेल लाएं और वो देखो इसका पॉजिटिव था या दूसरे सेल का, तीसरा सेल लाएं और उसका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे। इसे क्या कहा हमने, E3, और ये क्या है, R3। अब बोलो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये माइनस और ये प्लस। क्लियर है, तो आप कहोगे ये क्या हो गई, रिवर्स्ड हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई अब। ठीक है, इफ पोलैरिटी एनी सेल इज रिवर्स्ड, ठीक है, किसी भी सेल की पोलैरिटी को क्या कर दिया जाए,
रिवर्स कर दिया जाए तब क्या होगा, बताओ बात समझ में आ रही है। तो जिस सेल की पोलैरिटी रिवर्स की है, उल्टा करा है, तो उसका क्या कर दो, सिर्फ माइनस कर दो, अभी हटा देना, ये आंसर आएगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई। इक्विवेलेंट अगर मैं आप पूछूं आपको इससे, तो इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा है, रिवर्स कर दिया है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप जो आपने नोट किया है उसके नीचे क्या डालोगे, इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल इज रिवर्स्ड, ये डालने के बाद आप ये डायग्राम बना लोगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट भी समझ लो, इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट समझ में आ गया, आर इक्विवेलेंट जैसा था वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम, इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखो R1 R2 R3 अब भी ये सीरीज में माने जाएंगे। तुम बैटरी जो थी उसी को, उसकी पोलैरिटी को तो चेंज कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, ना कि रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस तो अब भी सीरीज में है, करंट देखो अगर फ्लो करे ऐसा तो ऐसे चले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों के तीनों क्या माने जाएंगे, सेम जैसे पहला था। तो ये भी नोट कीजिए और ये भी नोट कीजिए, फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि ये भी सेम रहेगा, और इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, जिसकी पोलैरिटी चेंज की है आपने वो माइनस हो जाएगा। नोट करिए आप इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या आएगा, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक यही तो होगा हमारा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेकंड पॉइंट है हमारा पैरेलल। पैरेलल हमारे इस चैनल का नाम भी आपको ने देखा होगा, पैरेलल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब कैसे कैसे लगा देंगे हम सेल को, बहुत सारे सेल लेंगे, कम से कम मिनिमम कम से कम 3 दिखा देते हैं। ठीक है, 2 मोर देन 3 मोर देन जितने भी लिख सकते हो, 3 4 5। ठीक है, तो अब कैसे हम ये ले लेंगे, देखो मगर थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लो। इन दिस कॉम्बिनेशन, बिल्कुल उस जैसी है अभी जो लिखी थी थ्योरी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। कंबाइंड बैटरी इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग, ये मेरे अपने नोट्स हैं। ठीक है, बहुत इजीली लिखे गए हैं, बहुत आराम से, बहुत बहुत छोटी लैंग्वेज में। ठीक है, कम उसमें पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल द सेल्स taken together and in the same way the negative poles of all the cell are joined together। ठीक है, टुगेदर, इसकी डेफिनेशन होगी, समझ गए होंगे आप। मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हैं, एक ये है एक ये है, और ये इस टाइप से ज्वाइंट है, मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव एक साथ एक तरफ, और जो निगेटिव है वो निगेटिव एक तरफ। ठीक है, इस टाइप से ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये मान लीजिए बी। ठीक है, इसकी जो ईएमएफ है वो क्या है, E1 है, और ये R1 है, ये E2 है, और ये क्या है, R2 है। ठीक है, फिर ये बात वही आती है, यहाँ भी 2 कंडीशंस बनेंगी, एक सेम पोलैरिटी और एक क्या हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, अभी तो हम सेम देख रहे हैं भैया, ये सेम ही तो है, इसका मतलब जो पॉजिटिव बी से कनेक्ट है पॉजिटिव बी से कनेक्ट है, निगेटिव ए से कनेक्ट है निगेटिव ए से कनेक्ट है, ये तो मतलब है इसका। क्लियर। अगर हम किसका क्या देखें, इक्विवेलेंट देखें, तो कैसा आ जाएगा भाई, इस टाइप से तो आ जाएगा, यहाँ ए और ये बी, ये क्या कहलाएगा, आर इक्विवेलेंट, और ये क्या कहलाएगा, ई इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला बस थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा सा अलग आ जाता है इसका, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये याद रखना आपको, सही है। जो दोबारा समझ लो, थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, है ना। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस
E2 अपॉन R2, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आता है इक्विवेलेंट, ये याद रखना आपको। और इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बिल्कुल जैसे सीरीज में वो सॉरी पैरेलल में क्या होते थे, ठीक है, रेसिस्टेंस वो तो वही रहेगा, सेम है, बिल्कुल ये तो होता था, ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। आप ये भी फॉर्मूला याद रखना है आपको न्यूमेरिकल्स में, और ये भी। ये मगर कब की बात है, कब आया है फॉर्मूला भाई, जब आप क्या कहोगे, सेम पोलैरिटी, क्या है ये, सेम पोलैरिटी। अगर वो क्वेश्चंस में ये कह दे क्या कि मान लीजिए 3 सेल्स हैं जिनमें से तीसरा जो सेल है उसकी पोलैरिटी क्या है, रिवर्स कर दी जाए, तब क्या आएगा। तो पहले तो आप इसे नोट करिए, है ना, सब समझ में आ गई होगी थ्योरी। सुनो भाई, कर लिया नोट, वेरी गुड। यहां फिर हम यही काम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इफ एनी सेल polarity is reversed, ठीक है। तो अब उसके लिए फिर आप डायग्राम बनाएंगे। तो अब एक काम करो, ये जो दो है वो तो जैसे आपने बनाया कंप्लीट उतार लिया था आपने, है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनिए, इसी में चलो मैं इसे साफ कर देता हूं, ऊपर ही बना लेंगे। इसी में हम एक तीसरा सेल लेंगे और वो कनेक्ट कर देंगे। ये ऐसी तो था, ये वाला जो था, ठीक है, बिल्कुल इसे ऐसे ही रहने दो जैसा था। बोलो ऐसी तो था, ये क्या था, ए, और इधर क्या था, बी, क्लियर। ये E1 और ये R1, ये E2 और ये R2। अब तीसरा वाला एक सेल लो और उसे ऐसा करके जोड़ दो। देखो ध्यान से सुनियो, ये बताओ, ये पॉजिटिव 20 है, ये पॉजिटिव 20 है, लेकिन उसका पॉजिटिव की जगह क्या कर दो, निगेटिव 20 कर दो। ये R3 और ये क्या हो गया, E3। बताओ अब बात समझ में आ गई, ये कहने का मतलब है, ठीक है, ये तो लिखा हमने, इफ एनी सेल पोलैरिटी इज, ठीक है, इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल, इफ पोलैरिटी, ऐसे लिख देंगे, इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल इज रिवर्स्ड। बताइए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इसकी पोलैरिटी क्या कर दी हमने, रिवर्स कर दी, ठीक है। तो अब हम पूछे, अब बताओ आर ई इक्विवेलेंट, तो आपको याद रखना, फिर कुछ नहीं करना, वही जो आपने याद करा था। बताओ क्या करा था आपने, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इनकी तो पोलैरिटी सेम है तो प्लस प्लस, लेकिन इसकी क्या है, अपोजिट आ गई तो क्या कर दोगे, माइनस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आर इक्विवेलेंट ये आएगा इसका। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब तो आप कहोगे R3 माइनस क्यों नहीं करा, ये माइनस नहीं होता है। इसी टाइप से सिमिलरली आर इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। आपको ये भी याद रखनी है, दोनों बातें नोट कर लीजिए, इसे भी कर लिया आपने नोट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ लॉ, देखते हैं। अवर टॉपिक इज किरचॉफ लॉ। ये साइंटिस्ट हैं किरचॉफ, पहले थोड़ा सा समझ लो। इन्होंने अपने 2 लॉ दिए थे, किसके बारे में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट हो या रेसिस्टेंस हो, उसे निकालने के लिए। अब आप कहोगे जब हम रेसिस्टेंस को तो हम यार सीरीज और किससे, पैरेलल के द्वारा निकाल सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक उसमें क्या होता है पैरेलल में, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ऐसे। तो अब मैं ये कहूंगा, जब आपको कोई सर्किट ऐसा दिखाई दे जिसमें आप ये ना समझ पाओ कि सीरीज में है या पैरेलल में है, समझ रहा हो मेरी बात, सीरीज में है या पैरेलल में, ये समझने में आए, जब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको इस चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसमें क्लियर हो जाएगी ये वाली बात। तब आप किसे याद कर लो, किरचॉफ को। यार किरचॉफ ने लॉ दिए थे तो उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, क्लियर होगी बात। तो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं किरचॉफ
लो। इन्होंने जो दो लॉ दिए थे उनका नाम भी रखा था इन्होंने, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है उसका नाम भी था करंट लॉ, जंक्शन लॉ, दो नाम से जाना जाता है वो। ऐसी जो दूसरा लॉ है उसका भी नाम रखा था, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है जंक्शन लॉ, व्हाट इज अ जंक्शन लॉ, तो आप समझ जाना अच्छा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। आप वो नोट कर लेना, लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना, नंबर 1 क्या है, फर्स्ट लॉ, जिसका नाम क्या क्या है भैया, जंक्शन लॉ, या हम इसे क्या कह सकते हैं, करंट लॉ। ये इसका नाम है पहले लॉ का, ठीक है। इसमें क्या गया, और इसे हाँ शॉर्ट में KCL भी कहते हैं। क्या कहते हैं, KCL, ये भी याद रखना, ठीक है। के मतलब के फॉर किरचॉफ, सी मतलब करंट, एल फॉर लो, ये जो है ये किरचॉफ करंट लो, KCL। और सेकंड वाले को KVL कहते हैं। क्या कहते हैं सेकंड वाले को, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो, ठीक है। ये होता है। तो लिख रहा हूं मैं पहला, एट एनी सर्किट द सम of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। फर्स्ट लो ये दिया था इन्होंने। देखो अब इसे समझेंगे हम, डायग्राम आपको भी बना के आना है वहां पे जब आएगा पूरा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन का मतलब तो आप जानते हो, ठीक है, मोर देन टू, टू मतलब टू या मोर देन टू, ओके। करंट एक जगह आप मिल रही हूं, देखो एक मान लीजिए करंट यहां से, एक करंट यहां से, मतलब ये 1 और ये 2, इसमें I1 करंट और इससे I2 करंट यहां पे आई, ठीक है, जंक्शन में। और इस जंक्शन से 3 करंट्स ऐसे निकल गई, इसे 3 4 5, इसे कह दिया I3, इससे जो निकली करंट उसे कह दिया I4 और इसे कह दिया I5। क्लियर हो गई बात। ये क्या चीज बनाई हमने, क्या है, जंक्शन। क्या है, जंक्शन, ओके। तो हमने क्या कहा, देखो सुनो, एट एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में, द सम ऑफ करंट एंटरिंग, कौन कौन से करंट एंटर कर रही जंक्शन में, ये I1 एंड I2, क्लियर है। तो इनका सम I1 प्लस I2 इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। बताओ हो गया, समझ में आ गई बात। जो ये बराबर होगा किससे, जो जंक्शन को छोड़ के जा रही हैं करंट उनके। अब बताओ बात समझ में आ गई। इससे मैं थोड़ा सा समझा भी दूं आपको। जंक्शन आपने वैसे तो समझ ही गए होंगे जंक्शन किसे कहते हैं। तो आपने ये भी देखो बहुत सारे जो मतलब स्टेशन होते हैं, रेलवे स्टेशन, तो उसमें भी जंक्शन लिखा होता है, जैसे मुरादाबाद जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, ठीक है, गाजियाबाद जंक्शन, ऐसे और इस टाइप, समझ गए। तो जहां पे भी जंक्शन लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कि इस रेलवे स्टेशन से कहीं कहीं मतलब दूसरी डायरेक्शन में, नई डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है, ये समझ लो, तो उसे जंक्शन बोलते हैं। अगर कोई बीच में ऐसे स्टेशन पड़ते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें खाली खाली नाम है, ठीक है। हम जहां रहते हैं जैसे कुंदरकी है, ठीक है, तो यहाँ पे कुंदरकी लिखा हुआ मिलेगा आपको रेलवे स्टेशन पे। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से किसी दूसरी नई डायरेक्शन में कोई करंट मतलब ट्रेन नहीं जा रही, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मुरादाबाद जंक्शन क्यों कहा गया, कि वहां से कई डायरेक्शन में अलग अलग, ठीक है, एक जा रही है सहारनपुर को, एक जा रही है दिल्ली, एक रामपुर, एक चंदोसी, इस टाइप से ट्रेनें निकल रही हैं अलग अलग, तो इसलिए उसे जंक्शन बोला जाता है। समझ में आ गई बात। तो जंक्शन इसे भी यूं कहा गया है। देखो ये ट्रेन ही मान लो, इसे ट्रेन मान लो, एक ट्रेन ये आई, एक ये आई, ऐसा यहाँ पे जंक्शन में मिली, यहाँ से 3 डायरेक्शन में अलग अलग जा सकती हैं, वो चली गई। यही बात हमने यहाँ पे कह दी। जो करंट आती है जंक्शन पर और जो करंट जाती है उनका सम क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। बता दो बात समझ में आ गई या नहीं। दूसरी बात क्लियर है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले फर्स्ट लॉ का। क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, ये बहुत बार मालूम किया गया है कि फर्स्ट लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है। तो क्या दिखाता है वो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, मैं अभी बता दूं आपको। जब मैं सेकंड लॉ कराऊंगा तो उसमें हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन दी, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, एनर्जी, चार्ज, करंट और मतलब नन ऑफ दीज ऐसे लिख दिया, या ऑल द अबव। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं, यार किरचॉफ का लॉ जो था पहला वो कहीं एनर्जी तो ना था, ऐसा करके। तो आप कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक सुनो। ये बताओ, फर्स्ट लॉ में करंट के अलावा कुछ और आया है, करंट के अलावा कुछ और आया है, नहीं आया। तो करंट क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो एकदम आप इस पे पहुंच जाना, आई किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर। जो आई है वो चार्ज ही तो है, तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई, हम कभी नहीं भूलोगे। जब फर्स्ट लो में आप देखोगे ओनली करंट आया है, और करंट किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर। तो चार्ज के कंजर्वेशन को यह रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा फर्स्ट लो है। डायग्राम भी बनाना है, थ्योरी भी लिखनी है, यहां तक नोट करिए आप। सेकंड लो देखते हैं हम। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ जो है उसके भी 2 नाम है भाई। सेकंड क्या है, सेकंड लॉ, एक तो है इसका लॉ ऑफ लूप, एक तो ये आता है, एक आता है और लॉ ऑफ वोल्टेज। ठीक है, दोनों इसी के नाम है। इसमें क्या कहा गया है, पहले मैं लिख देता हूं, है ना, तब समझाएंगे। द एलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट flowing in a closed loop and its corresponding resistance is equal to the algebraic sum of electromotive force in that loop। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसके लिए भी डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखो समझो पहले अब क्या मतलब हुआ इसका। अगर हम इसकी बात करें तो आप कहेंगे कि इसका ये मतलब हो गया सम ऑफ आई इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये लिखा गया है, मतलब किसी भी क्लोज लूप में जो करंट फ्लो होती है वो, और उसके साथ वाला और उसके करेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस, वो उन दोनों का क्या ले लो, प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होता है, उस लूप में जितने भी ईएमएफ लगे होंगे उनके सम के इक्वल होता है। यही तो लिखा है इसमें। ठीक है, देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट फॉलोइंग इन अ क्लोज लूप एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दैट लूप। जो उस लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके इक्वल होगा। क्लियर है ये बात। अब बात आती है, जैसे मैं आपको समझा भी दूं, मान लो कोई फैन है, ठीक है, ये फैन चल रहा है, ठीक है, तो इसका अपना रेसिस्टेंस होगा, राइट, वो ले लो, मान लीजिए 50 ओम है, राइट। इसमें करंट होगी, जितनी भी एम्पियर करंट ले रहा होगा, मान लीजिए 4 एम्पियर करंट है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो, इसमें जो भी ईएमएफ लग रहा होगा, जो भी बैटरी लग रही होगी उसके, मान लीजिए 220 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो उसके इक्वल होगा। ये मतलब था। अब बताओ बात समझ में आ गई।
अब जब आप इसकी बात करोगे, इसका रेसिस्टेंस लोगे, तो इसी की करंट की बात करोगे, ना कि दूसरे की। ठीक है, ये मतलब था। इसके बात समझ में आ गई या नहीं, ये बता दो। अब इसे हम समझेंगे डायग्राम द्वारा। क्लियर है यहां तक कि इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे उसमें भी डायग्राम बनवाया था हमने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, और इसमें भी। नोट कर ले पहले, आप इसे करिए। ठीक है, नोट करिए इसका यूज कैसे करते हैं, अभी पता चलेगा विद डायग्राम। सुनो, इसमें हम इस टाइप से बना के आओगे आप पेपर में भी। एक हमने ये ले लिया, इसका E1 मान लिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये R1। क्लियर। दूसरा ये ले लिया सेल, इसका R2 मान लिया और इसे E2। तीसरा, सॉरी, R1 R2 और ये R3। इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमने इसे नेग्लिजिबल मान लिया, तो मान लिया कि नहीं है। ठीक है, ये बनाओगे आप डायग्राम। तो E1 ये E2 और ये यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है R3। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये माइनस होता है, ये प्लस माइनस प्लस। क्लियर। तो करंट इधर से निकलेगी, जो इसमें से निकली उसका नाम रख दिया हमने I1। क्लियर। इसमें से जो निकली उसका नाम रख दिया हमने I2। एक बात बताओ, I2 तो इधर से और I1 ऊपर से आ रही है, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इसका मतलब इसमें कितनी करंट फ्लो होगी? I1 प्लस I2। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इधर को ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ आने के बाद क्या होगा? तो इसमें से I2 निकली थी, तो I2 तो अपने आप इधर को आ जाएगी और I1 ऊपर चली जाएगी। क्यों? ये आपको पता होना चाहिए, जितनी करंट पॉजिटिव से निकलती है उतनी ही करंट नेगेटिव में आनी है हर हाल में। अगर इस पॉजिटिव से I1 निकली है तो नेगेटिव में I1 ही आएगी, इससे I2 निकली है तो नेगेटिव में I2 ही आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? इसका भी नाम रख भी देते हैं हम, इसका A B C D E F। ये भी आपकी मर्जी है, ठीक है, एज यू विश, कैसी डाल लो। आप कहोगे हम तो सर ऐसे डालते हैं A B C D E F, बिल्कुल डाल सकते हो, फिर हम उसी की बात करेंगे। क्लियर है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? इस लोगों को देखो, समझो ध्यान से। मान लीजिए एक ये हमारा पूरा क्या हो गया, सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर दो हमें लूप दिखाई दे रहे हैं, क्लोज लूप। क्लोज होने चाहिए भाई, देखो क्लोज है एक, दूसरा देखिए क्लोज है दो। ठीक है, तो हम पहले इस फर्स्ट लूप की बात कर लेंगे, फिर सेकंड की। किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, ये भी सुन लो। कभी आप ये लगे कि यार फर्स्ट इसे कह रहे हैं, यही फर्स्ट है, आप इसे फर्स्ट मान लो। ठीक है, न्यूमेरिकल करते टाइम इसका कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट किसे मानना है। क्लियर है। तो अब हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर मेश ABCD। ठीक है, ABCD, इसमें लगा रहा है हम किरचॉफ लॉ। क्या है किरचॉफ लॉ, बताना भैया। तो अभी आप बताओगे कि सर अभी तो पढ़ा हमने कि समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। क्लियर। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा, मान लीजिए आप यहाँ पे आके खड़े हो गए, ठीक है, अब आपको ये देखना है इस लूप में कितने रेसिस्टेंस है, तो आप कहोगे 2, R1 और R2। क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर मैं पूछूंगा उन रेसिस्टेंस में करंट कितनी कितनी फ्लो हो रही है, तो आप कहोगे इसमें I1 और इसमें I2। बहुत बढ़िया। फिर मैं कहूंगा इस लूप में कितने EMF है, कितनी इस बैटरी है, तो आप कहोगे 2, एक E1 और एक E2। क्लियर है। तो अब मैं कहूंगा लगा दीजिए नियम। तो ये लो लगाते टाइम बस आपको एक बात का ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। जब हम एरो को लेके चलेंगे और जब हम जिस लूप की बात करेंगे तो दूसरे लूप का वहां पे जिक्र भी नहीं करेंगे, उसे ये समझ लेंगे ये वाला लूप जो है ना, ठीक है, CDEF, इसे भूल जाओ, ये है भी नहीं। क्लियर हो गई बात। और जहां पे एरो ये जो है दिख रहा है ना आपको, इसकी टिप ऐसे करती हुई दिखाई दे ऐसे, तो वहां पर माइनस, और अगर सेम हो तो उसमें प्लस। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, समझ तो रहे हो? इसका मतलब ही क्या होता है समेशन का? इसका मतलब क्या होता है, जो चीज पॉजिटिव है पॉजिटिव लो और जो चीज नेगेटिव है नेगेटिव लो, ये मतलब होता है इसका। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आप किसी भी एक करंट की बात करें, मान लो एक वायर ऐसे है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, उसका रेसिस्टेंस ऐसा है R। क्लियर है, I1 R1 मान लो। एक वायर इधर को आता हुआ देखा तुम्हें, इसमें I2 और R2 है। क्लियर है। तो अब मैं कहूंगा ये तो आमने सामने आ गई भाई इनकी टिप, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब क्या लोगे, I1 R1 माइनस I2 R2, एक को माइनस लेना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हो सर इसे ही माइनस क्यों ले रहे हैं हम, ये नहीं ले सकते? तो मैं कहूंगा हाँ ये ले लो, तब भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमें EMF भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझ जाओगे, मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो समझ जाओगे। वैसे देखो ध्यान से सुनो। अब हम इस लूप की बात करी है हमने ABCD।
ए बी सी डी, इसकी लूप की बात करिए। अब देखो करंट इधर से आ रही थी I1 और इधर से आ रही थी I2, अगर ये ऐसा करके निकल जाती तो आमने सामने आ गई इनकी लूप, समझ रहे हो? बताओ, अभी से भूल जाना कभी, ये कहो कैसे निकल जाती सर। अब मैं मेथड बता रहा हूं जो तुम्हें याद रखनी है बात, न्यूमेरिकल में भी I1 I2 आमने सामने आ गई, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस तो हर हाल में लेना है। अब मैं इसे प्लस ले लेता हूं, I1 R1 को क्या ले लेता हूं, प्लस। अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा, अगर आप कहोगे ये क्यों ना ले रहे हैं, तो इस वाले को क्या लेना पड़ेगा मुझे, I2 R2 बराबर होगा। अब याद रखना आपने I1 R1 मतलब इस वाले के रेसिस्टेंस को और करंट को I1 R1 को पॉजिटिव लिया है, तो इसके EMF को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बस ये है मतलब। आप इसे इसके नेगेटिव लिया है माइनस, तो इसे भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं सर इसे पॉजिटिव क्यों लिया है, तो मैं कहता कोई बात नहीं, इसे ले लो पॉजिटिव। देखो करके दिखाऊं, I2 R2 ये प्लस ले लिया तो ये वाला माइनस कर दो तो बराबर। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूंगा अब ये भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जब आपने ये पॉजिटिव लिया है और ये माइनस कर दो तो अब भी वही आ गया, लौट के देख लो। अगर मैं यहाँ से आई माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस माइनस कैंसिल, तो ये तो लौट के आ गए। अब समझ में आ गई बात आपको क्या कह रहा हूँ मैं। और जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी देखेंगे भाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब किस पर आ गए हम, इस वाले मैश पर, फॉर मैश CDEF, क्लियर। आइए भाई अब इसमें हटा देता हूं, ठीक है। आइए, तो आप कहोगे सर फिर ये देखो, यहां पे आके खड़े हो जाओ, और कितने रेसिस्टेंस है, R2 और R3, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कौन कौन सी करंट कितनी कितनी है इसमें, तो आप कहोगे R2 में तो I2 है, लेकिन R3 जो है इसमें I1 प्लस I2 है। वेरी गुड, हमें करंट भी पता है, रेसिस्टेंस भी पता है। अब मैं बोला EMF कितने हैं इसमें, तो आप कहोगे E2 बस एक है। मैं कहूँ वेरी गुड। अब करंट की डायरेक्शन और देख लो, कहीं आमने सामने तो नहीं आ रही, तो देखो करंट चल रही है, एरो देखते रहो, एरो ऐसी तो आ रही होगी है ना, ऊपर से भी ऐसे, तो आमने सामने आई नहीं आई, तो इसका मतलब ये है और इनटू दिस, ठीक है, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस इज इक्वल टू E2 हो गया। तो अब हम यहीं से चालू कर दो, चाहे I1 प्लस I2 क्या है यहाँ पर R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू क्या है E2, इक्वेशन 2। अब बता दो समझ में आ गई। ऐसे ही हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो ऐसी ही चीज का इसी टॉपिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बताओ बात समझ में आ गई। देखो करंट की डायरेक्शन क्या मिली हमें, सेम, तो हम प्लस प्लस करते चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस दिया होता, उसमें भी करंट यही जा रही होती, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो हम उसे भी प्लस लेते हैं। मान लीजिए यहाँ भी दिया होता तब भी प्लस लेते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई थी, देखो ये ऊपर से आ रही थी, आमने सामने हो गई थी, इसलिए एक को हमने माइनस और एक को प्लस लिया था। नोट कीजिए, ठीक है। हाँ एक बात और, किरचॉफ, ये जो किरचॉफ लॉ है ये किसके ऊपर बेस्ड है, दिस लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट तो ही रह गया, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एनर्जी। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने अभी उसका बताया था, आई किस पे डिपेंड करता है, क्यू पर, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये आई पर। तो अब मैं कहूंगा देखो भाई इसे देख लो, ये जो फॉर्मूला है किरचॉफ लॉ का, IR इज इक्वल टू समेशन ई, तो ये क्या चीज है, आप कहोगे EMF है। मैं पूछूंगा ई होता किसके इक्वल है, आप कहोगे W/Q है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वर्क डन, ठीक है, ये एनर्जी के, एनर्जी तो थी, हमने ये तो थ्योरी लिखवाई थी इसकी, ठीक है। किसी भी मतलब एनी सेल्स, ठीक है, पर यूनिट चार्ज जो भी वो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसे क्या कहते हैं हम, EMF कहते हैं। तो एनर्जी नहीं है, वर्क क्या है, W क्या है, वर्क कह दो तब भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके कंजर्वेशन ऑफ क्या बता रहा है, एनर्जी, ठीक है। नोट कीजिए आप इसे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू।